नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जख्मी जवानों से मुलाकात भी करेंगे। नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं, इनमें 2 जवान यूपी के रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जो कि असम का दौरा बीच में छोड़कर लौटे, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले के बाद छत्तीसगढ़ की रवाना हो रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही जो घायल जवान हैं उनका हालचाल जानेंगे, घायल जवानों से भी मिलने पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर तीनों ही जगहों पर गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। जख्मी जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल लेंगे। 22 जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी नक्सली हमले में। यह एनकाउंटर होता है हमारे जवानों के बीच और नक्सलियों के बीच, जिसमें बताया यह जा रहा है कि 350 की संख्या में कम से कम नक्सली यहां पर थे सुकमा में, जहां पर इंफॉर्मेशन पहले से थी हमारे सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ के जवानों को, स्थानीय पुलिस को, और उन्हीं की घेराबंदी के लिए ये टीम पहुंची थी। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ये टीम पहुंची थी और तभी जो नक्सली थे उन्होंने हमारे जवानों को घेर लिया और हमला किया। और इस हमले में हमने अपने 22 जवानों को खोया है। गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, 3 जगहों पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के लिए और जहां पर ही नक्सली हमला हुआ था बीजापुर में, वहां का वो दौरा करेंगे और वहीं साथ ही साथ जो इसमें 22 जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद वो जगदलपुर में बैठक करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे और उसमें आला अधिकारी जो सीआरपीएफ के हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कहाँ चूक हुई और आने वाले दिनों में किस तरह से ऑपरेशन तेज किए जाएंगे नक्सलियों के खिलाफ। आपको बता दें इसमें एक अहम बात ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह बासागुड़ा सीआरपीएफ कैंप, जो कि नक्सल प्रभावित इलाके में पड़ता है, वहां का भी दौरा करेंगे और वहां पर सीआरपीएफ जवानों के साथ वो बातचीत करेंगे और उनके साथ लंच भी करेंगे। इसके बाद वो रायपुर जाएंगे और वहां पर जो 3 हॉस्पिटल्स हैं, रामाकृष्ण हॉस्पिटल, नारायण हॉस्पिटल और एमएमआई हॉस्पिटल, वहां पर वो सीआरपीएफ के जवान जो जख्मी हुए थे उनसे वो मुलाकात करने के लिए जाएंगे और देर शाम आज वो दिल्ली लौट जाएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि इस पूरे हमले को गृह मंत्रालय और केंद्र बहुत गंभीरता से देख रहा है और जाहिर सी बात है गंभीर मसला है भी ये। शैलेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के लिए और बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। इधर गौतम बुद्ध नगर में एनकाउंटर हुआ है, पुलिस और लुटेरों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है और 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल और चेन स्नेचिंग के आरोप इन पर है। एक आरोपी को गोली लगी है। सेक्टर 58 पुलिस के साथ एनकाउंटर बदमाशों का हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सेक्टर 58 की ये तस्वीर, जहां पर एनकाउंटर और 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये मोबाइल फोन और चेन छीना करते थे लोगों के और इस गिरोह पर कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी गौतम बुद्ध नगर के पुलिस ने हासिल की है। यहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एनकाउंटर की बात की ये तस्वीर बदमाशों को देख सकते हैं जिन्हें इस वक्त पुलिस अपने साथ ले जा रही है। और अब मुख्तार अंसारी पर बड़ी खबर हम आपको दे दें। बांदा में पुलिस की टीम तैयार है। पुलिस की टीम रेडी टू मूव मोड में है, यानी कि कभी भी किसी भी वक्त थोड़ी ही देर में ये टीम मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने के लिए रवाना हो सकती है। 100 पुलिस कर्मियों की टीम है जो कि मुख्तार को लेने जा रही है, जिसमें सीनियर डॉक्टर, सीनियर अधिकारियों की टीम है। ये साथ ही वज्र वाहन भी है, यानी कि सुरक्षा के हर वो इंतजाम किए गए हैं जो माफिया मुख्तार के हैंडओवर के लिए जरूरी है। अंकित त्रिपाठी हमारे सहयोगी बांदा जेल के बाहर से का उन्होंने जायजा लिया। एक रिपोर्ट देखिए। आज मुख्तार अंसारी को लेने के लिए बांदा पुलिस निकलेगी। इस पूरे पुलिस टीम में लगभग 100 पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। एक डिप्टी एसपी है और पीएसी के जवान भी हैं इस पे। और यहाँ पुलिस लाइन के हम मौके पे खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुलिस लाइन में ये जो वाहन है ये इन्हीं वाहनों से मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से लेकर बांदा आया जाएगा।
हालांकि यहाँ पर पुलिस लाइन में एम्बुलेंस भी एक खड़ी है। स्वास्थ्य के लेकर के कई बार जिक्र हुआ, तो स्वास्थ्य के लेकर के यहाँ पर एक डॉक्टर्स भी आए हैं। जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर SD त्रिपाठी हैं इसमें, जो कि साथ में जा रहे हैं। और यहाँ पर टीम अब से कुछ ही देर बाद रवाना होने वाली है। और अब यहाँ पर पुलिस लाइन का नज़ारा ये है कि सभी अधिकारी आ चुके हैं। हालांकि डिप्टी SP भी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद बता रहे हैं कि डिप्टी SP पहुँचने वाले हैं, जिसके बाद टीम यहाँ से रवाना होगी। इन गाड़ियों के साथ वज्र वाहन भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वज्र वाहन है। वज्र वाहन के साथ इसमें कई इंस्पेक्टर्स वगैरह भी हैं और लगभग 100 संख्या बताई जा रही पुलिसकर्मी की, जो कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लेकर आएंगे। यहाँ पुलिस लाइन से अब से कुछ ही देर बाद निकलने वाले हैं और आप तस्वीरों में देखेंगे किस वक्त निकल रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद कहा जा रहा है कि ये टीम बांदा से जो है पंजाब को रोपड़ के लिए रवाना होगी। अंकित त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बांदा। कुल 880 किलोमीटर की दूरी है बांदा जेल और पंजाब की रोपड़ जेल के बीच में। ये सड़क मार्ग से ही तय किया जाना है। इस वक्त हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद है, रवि पांडे वाराणसी से, ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय आजमगढ़ से, आनंद मिश्रा मऊ से और मनीष कुमार गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि मऊ से लेकर लखनऊ तक, प्रयागराज से लेकर गाजीपुर तक मुख्तार का साम्राज्य फैला हुआ था। ऋषभ मणि, सबसे पहले आपके पास आती हूँ, बताइए जरा किस तरह से अब जबकि मुख्तार की यहां पर वापसी हो रही है और मुख्तार के सगे संबंधियों करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की जो इसकी संपत्ति है वो तहस नहस कर दी गई है। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि मुख्तार सबसे पहले कुख्यात कब हुआ। देखिए, मुख्तार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। मकनू सिंह गैंग था, वो उसका सदस्य बताया जा रहा था। उसने शुरुआती छोटे छोटे अपराधों से एंट्री की अपराध की दुनिया में, लेकिन वो अच्छे घर से भी ताल्लुक रखता था, एक अच्छा खासा रसूख उसके परिवार का था। तो लिहाजा वो अपराध की दुनिया से राजनीति की दुनिया में तुरंत पदार्पण कर गया था। और मुख्तार अपने आप में एक ऐसी केस स्टडी है जो ये बात साबित करती है कि कैसे अपराध से आप राजनीति की दुनिया में जाते हैं, अपना राजनीतिक रसूख बढ़ाते चले जाते हैं और जुर्म और जरायम के जरिए से आप अपना पैसा कमाते हैं और रसूख कमाते हैं राजनीति से, और उसके बाद दिन ब दिन आप मजबूत होते चले जाते हैं। तो मुख्तार आज की डेट में भी अगर मान लिया जाए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, तो वो सिर्फ माफिया नहीं है, वो महज माफिया नहीं है, एक मुद्दा बन चुका है। और जैसे ही मुख्तार को सजा हो जाती है, कोई बड़ी कार्रवाई होती है, तो मैसेज भी जाएगा। अगर बात करें किसी बड़ी घटना पर है मुख्तार, तो ये मैसेज, ये संदेश तो अभी ही जा रहा है कि चाहे आपका राजनीतिक रसूख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको कितनी ही ताकत आज हासिल क्यों ना हो, गलत रास्ते पर जाएंगे तो आज नहीं तो कल कार्रवाई जरूर होगी। गलत काम का अंजाम ऐसा ही होता है। सर्वेश, प्रयागराज के बारे में बताएं कि यहां पर जो मुख्तार का साम्राज्य है किस तरह से फैला हुआ था, कौन कौन से ऑपरेशंस यहां पर वो अंजाम देता था। कई अन्य प्रदेशों में थी, हरियाणा पंजाब तक भी उसका साम्राज्य फैला हुआ था, इसलिए प्रयागराज उससे अछूता नहीं है। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में अभी भी मुख्तार अंसारी के कई गुर्गे बंद हैं। इसके पहले वो बांदा था पंजाब जाने से पहले, तो ये कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का जो प्रभाव क्षेत्र था वो प्रयागराज भी था। हालांकि इसके खिलाफ यहाँ पर कोई बड़े आपराधिक मामले नहीं है, लेकिन मुख्तार के 10 मुकदमे जो है वो MP MLA स्पेशल कोर्ट में चल रहे हैं और एक इकरावा मुकदमा है जिसमें वो खुद वादी है और वो 15 जुलाई 2001 का है, जो उसने जो है माफिया ब्रजेश सिंह के खिलाफ लिखाया था अपने ऊपर जानलेवा हमले का। हालांकि इस मुकदमे में ट्रायल नहीं शुरू हुआ है और इसी साल फरवरी महीने में मुख्तार अंसारी की ओर से अर्जी दी गई थी कि इस मामले में ट्रायल किया जाए। तो अगर बांदा अब आ जाता है मुख्तार अंसारी, तो उसके जो मुकदमे हैं जो MP MLA कोर्ट में चल रहे हैं, जाहिर सी बात है उन मुकदमों में उसकी सुनवाई में तेजी आएगी। और बात अगर करें तो उसमें 4 गैंगस्टर के मुकदमे हैं, 3 मुकदमे हत्या के हैं और जो हत्या का एक मुकदमा मऊ में है, मन्ना ठेकेदार हत्याकांड 2009 का। ठीक है, तो उन मामलों में सुनवाई में तेजी होगी। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 40 से ज्यादा अलग अलग जिलों में, अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। वाराणसी का रुख भी कर लेते हैं, रवि पांडे हमारे साथ मौजूद है। रवि, वाराणसी में कौन कौन सा साम्राज्य, कौन कौन सा काम मुख्तार अंसारी का फैला हुआ था?
देखिए, वाराणसी जो है वो पूर्वांचल का केंद्र रहा है, या फिर वो बाजारीकरण को लेकर हो या फिर अपराधीकरण को लेकर के हो। तो 90 के दशक में जब मुख्तार ने अपना पांव पसारना शुरू किया अपराध को लेकर के, तो सबसे पहले उसने बनारस को बनाया। बनारस में वो नामचीन लोग जो पहले से अपना स्थान बना चुके थे, मुख्तार ने उनको अपने गोली का निशाना बनाया और उनको अपने रास्ते से हटा दिया। इसके बाद मुख्तार ने अपने गैंग का विस्तार बनारस से किया, युवाओं को अपने साथ जोड़ा और राजनीति संरक्षण को लेकर के रेलवे के ठीके हो, चाहे PWD के ठीके और या फिर जितने भी बड़े ठीके हैं, उनको वाराणसी में अपने कब्जे में लेना शुरू किया। और मुख्तार अपने गैंग को सक्रिय करने के साथ साथ पैसों से मजबूत बनारस से शुरुआत किया। और यही कारण है कि मुख्तार आज बनारस में चाहे रियल एस्टेट का कारोबार हो, चाहे सरकारी ठीकों का कारोबार हो या फिर रेलवे के ठीके हो, उनमें मुख्तार का अपना एक हिस्सा बनता गया। और लगातार बनारस में मुख्तार जो है अपने गैंग को सक्रिय करता गया, युवाओं को जोड़ता गया, जिसमें मुन्ना बजरंगी खास नाम हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में देखिए रवि, तो ये पूरा का पूरा जो गैंग है वो तहस नहस हो चुका है। जो एक हनक मुख्तार अंसारी ने पूरे प्रदेश पर कायम की थी, वो हनक पूर्वांचल में इसका जो एक पकड़ थी मजबूत, वो खत्म होती दिख रही है। अभिषेक आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, आजमगढ़ के बारे में बताएं कि यहां पर मुख्तार कैसे बना, एक ऐसा शख्स जिसका इतिहास जो है, जिसके दादा वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, एक ऐसा शख्स जिसके चाचा उपराष्ट्रपति रहे, वो अपराध और राजनीति के घालमेल में माफिया डॉन बनता चला गया। मैं क्या बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, मुख्तार अंसारी एक ऐसा माफिया था जिस जिले में उसको अपनी पैक्ट बनानी होती थी, सबसे पहले वहां अपना नेक्सस तैयार करता था, अपने गुर्गे को खड़ा करता था। इसी क्रम में आजमगढ़ में मुबारकपुर थाना क्षेत्र में, रानीर थाना क्षेत्र में, गंभीरपुर और रानीसराय थाना क्षेत्र में वो अपने लोगों को इकट्ठा किया था, जिसके माध्यम से जमीन पर कब्जा करता था और हवाला का बड़े पैमाने पर काम करता था। साथ ही साथ श्याम बाबू पासी, जो प्रदेश का सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी है, उसके लिए काम करता था, उसका शूटर था, जो उसके इशारे पर लूट, हत्या, डकैती, रंगदारी जैसी जघन्य अपराध को अंजाम देता था। साथ ही साथ 2014 में पहली बार यहाँ पर रोड का काम चल रहा था, जिसमें वो ठेकेदार से रंगदारी मांगता है और न देने पर मुख्तार अंसारी के गुर्गे उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायर करते हैं, जिसमें एक लेबर की हत्या भी हो जाती है और एक घायल हो जाता है। इसी मुकदमे में मुख्तार अंसारी नामजद किया जाता है और साथ ही साथ जब योगी की सरकार उस पर शिकंजा कसना शुरू करती है, बिल्कुल शायद ही ऐसा कोई अपराध हो जो मुख्तार या उसके करीबियों ने उस अपराध को किया ना हो, लेकिन अब सजा भुगतने का वक्त आ गया है। मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर से। मनीष, गाजीपुर में कौन कौन से मामले दर्ज हैं? गाजीपुर में मुख्तार के ऊपर सबसे पहला मुकदमा वर्ष 1987 में मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया गया था, जो सैदपुर थाने में दर्ज किया गया था। और इसके अगले ही वर्ष 1988 में ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के आरोप मुख्तार पर लगे थे और ये मामला भी केस के रूप में दर्ज हुआ था। इसके बाद साल दर साल लगातार मुख्तार अंसारी का क्राइम का डेटा लगातार बढ़ता गया। तमाम थानों पर इस पर हत्या की कोशिश, रंगदारी वसूलने और हत्या की साजिश रचने के आरोप लगते रहे और केस दर्ज होते रहे और दर्जनों मामले विभिन्न थानों में दर्ज किए गए। साथ ही साथ ग्राफ उसका बढ़ता रहा, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त आता है जब चीजें खत्म भी होती हैं। इस वक्त मऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मऊ का भी रुख कर लेते हैं। आनंद मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, मऊ में कौन कौन से मामले दर्ज थे और अब तक कितनी कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई हुई है? क्योंकि पूरे प्रदेश में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो जमींदोज कर दी गई है जो मुख्तार और मुख्तार के करीबियों की, या फिर कुर्क कर दी गई है। मऊ के बारे में भी बताएं। आपको बता दें, मऊ में मुख्तार अंसारी पे 4 मुकदमे दर्ज है, जिसमें से एक बरी हो गया और 3 मुकदमे अभी चल रहे हैं। जो आपको बता दें, एक मुकदमा है जो अपने लेटर पैड पे फर्जी दस्तावेज देकर लाइसेंस बनवाए थे, वो मुकदमा चल रहा है। दूसरा है मन्ना सिंह हत्याकांड में, वो हाई कोर्ट चले गए हैं उनके भाई। और आपको बता दें, यहाँ पे मुख्तार का दबदबा इतना ज्यादा है कि लोग यहाँ दहशत में रहते हैं और मुख्तार का PWD में जज्बा कायम है। और आपको बता दें, कोयला माफिया के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने मुख्तार के हर जगह मुख्तार का दबदबा बना हुआ है मऊ में। जी। और अब कितना एक्शन बीते वक्त में, वो भी आपसे जानेंगे। इस वक्त जो बड़ी खबर है, दर्शकों को बता दें कि टीम रवाना हो गई है, यूपी पुलिस की टीम रवाना हो गई है। इस वक्त मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट किए जाने को लेकर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम है, जिसमें वज्र वाहन भी शामिल है, जिसमें एक एम्बुलेंस भी शामिल है, बड़े अधिकारी मौजूद हैं, डॉक्टर्स की भी टीम मौजूद है। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल
लाने के लिए ये टीम रवाना हो गई है। कुल 880 किलोमीटर की दूरी है दोनों जेल के बीच और बताया ये जा रहा है कि 36 से 37 घंटे का वक्त इस टीम को लग सकता है वहां पहुंचने में। और उसके बाद पंजाब की रोपड़ जेल में जेल प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि कागजात पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे यूपी पुलिस की टीम पहुंचती है तो उसके बाद हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस प्रक्रिया में हो सकता है कि 1 से 2 घंटे का या 3 घंटे का वक्त लग जाए और उसके बाद मुख्तार अंसारी को बाय रोड ही रोपड़ जेल से बांदा जेल लाया जाएगा। यानी कि 880 किलोमीटर की दूरी मुख्तार अंसारी सड़क के रास्ते से ही पूरा करने वाला है। और मेडिकल ग्राउंड पर जिस तरह से बात बार बार सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से ही एक एम्बुलेंस भी भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम अपने साथ एक एम्बुलेंस ले जा रही है जिसमें डॉक्टर भी मौजूद होंगे। सुरक्षा के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से यूपी पुलिस की ओर से कहीं कोई चूक की गुंजाइश नहीं रखी जा रही है और ताकि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया जा सके और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग जिलों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं उन मामलों में फैसले आने में तेजी होगी। कई ऐसे मामले हैं जिनका ट्रायल पूरा हो चुका है, फैसला आना बाकी है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें मुख्तार अंसारी की गवाही बाकी है, उन सभी मामलों में तेजी आएगी। और ऐसे मामलों की अगर हम संख्या की बात करें तो ये 40 से ज्यादा है। और ऐसे मामलों में अगर सजा की बात करें तो उम्र कैद से लेकर आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हैं जिसमें डबल मर्डर का मामला है, मर्डर का मामला है, हत्या की कोशिश का मामला है, रंगदारी का मामला है, अपहरण का मामला है। 40 से ज्यादा मुकदमे पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ। और अब मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है बांदा। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऋषभ मणि त्रिपाठी। इस वक्त जो यूपी पुलिस की टीम है रवाना हो गई है और उसके आगे क्या किस तरह की प्रोसेस बताइए जरा। मिनका देखिए, अब जो भी प्रोसेस है वो जुडिशियल के हिसाब से चल रही है। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है उसकी ओर से आदेश हो गया कि मुख्तार को बांदा जेल शिफ्ट किया जाए। यहां पर जो मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं उनमें तेजी लाई जाएगी। इस वक्त 12 मुकदमे ऐसे हैं जो ट्रायल पर चल रहे हैं। ये सभी गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं और जाहिर सी बात है सरकार और प्रोसिक्यूशन पूरी कोशिश यही करेगी कि इन मुकदमों में अच्छी मजबूत पैरवी की जाए और मुख्तार अगर उसमें दोषी सिद्ध होते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। क्योंकि आमतौर पर जो भी बड़े मामले हैं, मुख्तार का रसूख इतना बड़ा हो चुका है, वो इतना ताकतवर हो चुका है कि ज्यादातर मामलों में या तो आरोपी गवाह मुकर जाते हैं या सबूत नहीं मिलते। सबसे बड़ा उदाहरण उसमें कृष्णानंद राय का है। नवंबर 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या की जाती है, 7 लोग मारे जाते हैं जिसमें खुद विधायक कृष्णानंद राय शामिल थे। 400 राउंड गोलियां चलती है, 21 गोलियां तो खुद कृष्णानंद राय के शव से मिलती है। मामला सीबीआई को जाता है और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट बरी कर देती है मुख्तार अंसारी को, चूंकि गवाह और सबूत नहीं मिलते। जो गवाह थे पुलिस के वो कोर्ट में जाके मुकर जाते हैं। तो जैसे मुख्तार अंसारी का रसूख बढ़ता चला गया था उसकी वजह से उसके खिलाफ कोई गवाही देने वाला नहीं मिलता है। 2017 में जब से योगी की सरकार आती है लखनऊ में लगातार ये कोशिश की जाती है कि अपराध और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिसकी वजह से ही मुख्तार अंसारी जैसा चर्चा की जाती है कि एक प्लान के तहत पंजाब चले जाते हैं, फिर सारी कवायद हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए अब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश। और ऋषभ बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 पर। वज्रवाहन में सवार होते हुए पुलिसकर्मियों को देख रहे हैं हमारे दर्शक। ये वो पुलिस टीम है जो कि मुख्तार अंसारी को लेने के लिए जा रही है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की जरूरत नहीं होती है किसी अपराधी को लाने के लिए, लेकिन मुख्तार अंसारी जो कि बार बार सुरक्षा का हवाला दे रहा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कहने की कोशिश की कि उसकी जान को खतरा उत्तर प्रदेश में हो सकता है, रास्ते में हो सकता है, ये बात भी उसने रखी थी। तो यहां पर कोई चूक यूपी पुलिस की ओर से ना हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। 100 पुलिसकर्मियों की ये टीम जा रही है जिसमें 2 सीओ भी मौजूद हैं और पुलिस के साथ साथ डॉक्टर भी इस टीम में हिस्सा ले रहे हैं, डॉक्टर भी इस टीम में मौजूद हैं। वज्रवाहन पुलिस टीम के साथ और एक एम्बुलेंस भी, और ये भारी भरकम काफिला जा रहा है मुख्तार अंसारी को लेने के लिए, और इसलिए ताकि उसके खिलाफ जितने मामले हैं उसमें तेजी हो सके और उस मामलों में सजा का ऐलान हो सके, फैसला आ सके। मुख्तार अंसारी को लेने के लिए रवाना। इससे पहले आपको बता दें 2019 के जनवरी में पंजाब के रोपड़ में एक मामला दर्ज होता है, मोहाली में एक मामला दर्ज होता है, एक व्यापारी को धमकाने का मामला दर्ज होता है और उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के बांदा में बंद मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस लेकर जाती है। उस सिलसिले में
जांच के लिए, गवाही के लिए, और जब लेकर जाती है उसके बाद से यूपी पुलिस बार बार कोशिश करती है कि इसे वापस यूपी लाया जाए, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि पंजाब सरकार की ओर से कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को मदद पहुंचाई जा रही थी। मुख्तार अंसारी को वहां रोकने की व्यवस्था में पंजाब सरकार की भी भूमिका नजर आ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मदद के बाद अब लाया जा सका है, लाया जाना मुमकिन हो सका है। इस वक्त हमारे सहयोगी अंकित बांदा से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित का रुख कर लेंगे। अंकित, तस्वीरें हम देख रहे हैं पुलिस टीम की रवानगी की, बताइए वहां पर क्या हो रहा है? पूरी टीम निकल चुकी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँ पुलिस लाइन में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पुलिस लाइन से अभी जो है भारी संख्या में पुलिस फोर्स, लगभग 100 की संख्या पुलिस करीब बताया जा रहे हैं, और वो जो बताया जाए तो मुख्तार अंसारी बाधा पुलिस निकल चुके हैं, और ये पुलिस कर्मी लोकल पुलिस प्रशासन बताए पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार की जो कोशिश रही वो कामयाब हो चुकी। जल्द ही मुख्तार अंसारी बांधा आ जाएगा और तमाम जो लोग मुख्तार अंसारी के पीड़ित थे उनको न्याय मिलेगा। अंकित, इस काफिले में कितनी गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियों में ये 100 पुलिसकर्मी गए हैं? लगभग 10 गाड़ियां, हालांकि सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है गाड़ियां गुपचुप तरीके से लेके भागे हैं। कुछ गाड़ियां दो तीन गाड़ियां लेके भागे, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर बता रहे हैं। पूरी बात ठीक है, लेकिन जो अनुमान आप वहां पर देखकर बता रहे हैं कि 10 या 10 से ज्यादा वाहन में पुलिसकर्मी जा रहे हैं, इस वक्त पुलिस की टीम जा रही है।